नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे झारखंड में आदिवासियों की मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू, छत्तीसगढ़ में जनजातीय सलाहकार परिषद में लिए अहम फैसले, केरल के मंत्री ने कहा देश में जातिवाद से SC/ST को भारी नुकसान, मणिपुर में मैती समुदाय का प्रदर्शन। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड से शुरू हुई मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा, एक महीने में 5 राज्यों के 50 जिलों में होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयकों के अनुमोदन की सिफारिश का फैसला, SC/ST संसदीय समिति ने की राज्य प्रशासन की तारीफ। देश में जातिवाद का सबसे ज्यादा नुकसान SC/ST समुदायों को, केरल के मंत्री ने कहा नहीं मिलता आगे बढ़ने का मौका। मणिपुर में मैती समुदाय का प्रदर्शन जारी, मुख्यमंत्री से की विधानसभा सत्र में चर्चा की मांग। MBB पोल में बात आदिवासी इलाकों में खिलाड़ियों की नर्सरी की। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। झारखंड में पारसनाथ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। मरांग बुरु को लेकर आदिवासियों का आंदोलन जारी है। आदिवासी सेंगल अभियान नाम के संगठन ने मरांग बुरु को मुक्त कराने के लिए 1 महीने की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। ये यात्रा देश के 5 राज्यों असम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आदिवासी बहुल 50 जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए फरवरी में खत्म होगी, जिसके बाद 14 फरवरी को रांची में राष्ट्रीय आदिवासी एकता महासभा के अलावा मरांग बुरु सरना महाधरना का आयोजन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस यात्रा में पारसनाथ को मरांग बुरु घोषित करने के साथ ही 2023 में सरना धर्म कोड की मान्यता, कुर्मी को ST में शामिल करने का विरोध और आदिवासी हितों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। आदिवासी सिंगल अभियान के नेता सालखन मुर्मू ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है और चुनाव के बाद वो आदिवासियों को भूल गए हैं। इससे पहले 14 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर पारसनाथ पहाड़ियों को आदिवासियों को सौंपने की अपील की गई थी। वहीं 10 जनवरी को हजारों आदिवासी पारसनाथ पहाड़ पर जुटे थे। 5 राज्यों के हजारों आदिवासियों ने रैली निकाली थी और केंद्र की बीजेपी और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। प्रदेश के कई बड़े आदिवासी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी नेताओं ने 24 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया था। आदिवासी नेताओं ने केंद्र की बीजेपी और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर 25 जनवरी तक इस मामले का समाधान नहीं निकला तो 30 जनवरी से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में आदिवासी उपवास पर बैठेंगे। इतना ही नहीं, 2 फरवरी को भोगनाडीह में भी आदिवासियों का महाजुटान किया जाएगा। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए रांची से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी साथी मोनिका मरांडी। मोनिका, सबसे पहले तो आज जमशेदपुर से मरांग बुरु बचाओ यात्रा शुरू हो गई है, इस पर और क्या जानकारी है आपके पास? जी अनीता जी, आज जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी ज्यादा आदिवासी लोग जमा हुए थे और इसको माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लंबा चलाया जाएगा कि विभिन्न राज्यों में 5 विभिन्न अलग अलग जिलों में झारखंड के और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी बात की जा रही है कि इसको चलाया जाएगा, जो आसपास के बिहार, उड़ीसा। तो मान्यता ये है कि जब पूरा जड़ है इसकी, जो इसकी नींव रखी वो इसी जनवरी की 10 तारीख थी, जब पारसनाथ और में जो आदिवासी हैं और जो जैन समुदाय का जो बहुत बात बढ़ गई और उनके जब महाजुलूस या महाजुटान किया गया वहाँ पर, तो वहाँ पे निर्णय लिया गया कि झारखंड के अलग अलग राज्यों में 5 अलग अलग जिलों में एक सभा रखी जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि आदिवासी लोग जागरूक हो सकें, अपने अधिकारों को समझें और इस पे सिर्फ इस बात को ना रख के, किसी पारसनाथ को ना रख के, पर उनके जितने भी मूलभूत अधिकार हैं जिनको हम लोग मान रहे हैं, मतलब अगर हम माने कि सेंगल अभियान के जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि उसमें बहुत सारी मांगे हैं उनकी, उसको पूरा होनी चाहिए और सरकार बहुत देरी कर रही है।
और सारखल मुर्मू जी का यहाँ तक कहना है कि अगर ऐसा ना हुआ तो इस धरने को और लंबा चलाएंगे। मतलब 18 को रांची में, 19 को रामगढ़ में, 20 को हजारीबाग, 21 को जामताड़ा और 22 को गोड्डा जिले में ये प्रोग्राम होगा, जहाँ पे आदिवासी एकजुट होंगे और अपने अधिकारों की मांग करेंगे। मोनिका, हमने देखा कि 10 तारीख को हजारों आदिवासियों का महाजुटान हुआ था, जिसका राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया था और प्रशासन भी इस मामले को सुलझाने की पहल कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच शांति बहाली की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? आदिवासी सिंगल अभियान 5 राज्यों में यात्रा कर रहा है। क्या इस यात्रा को राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या 5 राज्यों के आदिवासियों को लामबंद करने की कोशिश दिख रही है? देखिए, हमारे लिए सबसे पहले समझ पाना कि पारसनाथ के जो आसपास के हालात हैं और वहाँ पे जो आदिवासी और जैनियों की जो संबंध है, उसको हमें बहुत समझना ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे हैं कि जो इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर अगर उस जगह का, उस क्षेत्र का लोग बदलाव चाहते हैं या भला चाहते हैं, तो ये तो सरकार भी आदिवासी थी, यहाँ के नेता भी आदिवासी थे और इस पे काफ़ी लंबे समय से काम किया जा सकता था। पर अगर आप अभी भी, आज के समय भी अगर आप पारासात के किसी भी गाँव में जाते हैं या फिर झारखंड के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आप जाते हैं, वहाँ पे अभी भी आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी आपको। तो ये तो मैं सही मायनों में कहूँगी कि सभी जो राजनेता हैं वो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे और हल के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर क्योंकि सरकार लगातार मीटिंग कर रही है और कोशिश कर रही है, वो एक नियोजन नीति, मतलब जो होता है कि समिति बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पर आदिवासी समुदाय के जितने भी पाहन हैं या फिर अलग अलग लोग हैं, उनका कहना है कि वो जो लोग चुने जा रहे हैं वो सरकार के द्वारा चुने गए हैं, उनमें उनका कोई अधिकार नहीं। क्योंकि 5 तारीख को भी एक मीटिंग हुई थी जिसपे आदिवासी लोगों को भरोसा था कि निर्णय आदिवासी पक्ष में आएगा या ऐसा न्यूट्रल आएगा कि ताकि दोनों में समान वर्चस्व बना रहे। लेकिन जब सरकार की तरफ से एक नोटिस आता है कि पारसनाथ पे किसी भी तरह के मांस, मदिरा, मतलब मांस, खासकर मांस, खाद्य पदार्थों को बेचा जाना, ले जाना मना हो गया, उसके बाद से ही गुस्सा भड़क गया है। तो अगर हम इसकी देखें तो दो तरफा नज़रअंदाज किया जा रहा है आदिवासी आम जनता को। पहला है कि सरकार नज़रअंदाज कर रही है, उनकी भावनाओं को ध्यान नहीं दे रही है और जो आर्थिक रूप से मजबूत पक्ष है, जो जैनियों का, जो जैन समुदाय का, उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है आपको। और पर वहीं जितने भी नेता हैं वो जहाँ पे धरने कर रहे हैं अलग अलग, तो वहाँ पे अच्छा होता कि वो उस आसपास की जगह की समस्याओं पे बात करते। और अगर वो पहाड़ की जितनी, सरनाकोट की बात कर रहे हैं या कुर्मी एसटी की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी मांग ना रख के लोगों की मांग को जानते, समझते और उस पर बात करते। और उनकी जो इच्छाएं हैं, मतलब अगर वो पारसनाथ की ही, अगर मैं कहूँ कि अगर पारसनाथ की कमियों को ही पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें मांग करनी चाहिए थी स्वच्छ पानी की, या फिर वहाँ पे बने जो डोली मजदूरों के भवन हैं उनको ठीक करने की, या डोली मजदूरों को जो शेल्टर दिलाने की, ताकि उनके कुछ उनको आधार उनको मिल सके, वो जीवन यापन हो सके उनका अच्छे से, या एक अच्छे लाइफस्टाइल उनको मिल सके। पर वो अभी भी पहाड़ पे आदिवासी का अधिकार की बात करते हैं। पर कॉन्फ्लिक्ट तो वही है कि जो पिस रहा है वो आदिवासी है और उसको आराम या फिर उसको सुविधाएं कैसे प्राप्त होगी। तो मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझे, जो भी इन सब चीज़ों से जुड़ रहे हैं, कि अपनी मांग को खुद रखें। आपके उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो कर रख सकते हैं इसको। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बात होके, बल्कि इसको एक राजनीतिकरण ना करने की जगह अगर जब बड़ी मुहिम बनाई जा रही है तो उन मजदूरों को, वो उन लोगों को उनका हक मिलने की बात होनी चाहिए। बता दें, जैन समुदाय के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने पारसनाथ पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के झारखंड सरकार के कदम पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले पर आदिवासियों ने नाराजगी जताई थी। आदिवासियों का मानना है कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल उनके मरांग बुरु यानी सर्वोच्च देवता का स्थान है।
और अब झारखंड से चलते हैं छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में SC/ST आरक्षण को बढ़ावा देने वाले विधेयकों के अनुमोदन की सिफारिश की गई है। ये फैसला राज्य सरकार ने तब लिया है जब विधानसभा से सर्वसम्मति से बिल के पारित होने के 2 महीने बाद भी राज्यपाल ने इन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। वहीं सोमवार को डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान समिति ने छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की, साथ ही प्रवास विद्यालयों की तारीफ भी की। केंद्रीय संसदीय समिति छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची थी। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने संसदीय समिति से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में कोल माइंस में उत्खनन के बाद खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस करने की मांग की। साथ ही बस्तर क्षेत्र में लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रावघाट जगदलपुर तक रेल लाइन के विस्तार कराने का आग्रह किया। इसी तरह मुंबई कोलकाता रेल रूट सहित विभिन्न रेल मार्गों में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों जिनका परिचालन बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ कराने की मांग की। साथ ही वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की बात भी कही। और अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इस बीच राज्य की राजधानी अगरतला में टिपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत माणिक्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। सो आई हैव टोल्ड IPFT, आपको नाम रखना है रखिए, मैं आ जाता हूँ आपके पार्टी में। सिंबल रखना है रखिए, आ जाइए, एक हो जाइए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक हो। पार्टी में कुछ नहीं है, नाम में क्या है। कल अगर प्रबीर बाबू आपको सलमान खान बोला तो आप सलमान खान नहीं होंगे। मुझे अगर कोई किसी ने बोला कि मैं ओबामा हूं तो मैं ओबामा नहीं हूं, मैं प्रद्योत हूं, मैं प्रद्योत हूं, प्रबीर बाबू। तो पार्टी में नाम में क्या लिखा, एक हो जाइए, एक मंच में आइए। आपका डिमांड मेरा डिमांड भी 99.99% तो एक ही है। अपना ईगो को छोड़िए, एक सिंबल में फाइट करते हैं, अच्छे से फाइट करते हैं और अपना डिमांड को आगे रखते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डिमांड को रखकर खुद MLA बनना चाहते हैं और डिमांड को बाद में बेच देंगे तो पब्लिक ये समझ चुकी है। तो मैंने IPFT को चिट्ठी में ये कहा है कि प्लीज एक मंच में आइए, एक होकर आइए, अलायंस नहीं, एक पार्टी बनिए। क्योंकि इलेक्शन के बाद अलायंस किया और बाद में तोड़कर फिर से आपने कहीं और चले गए, वो धोखा मैं दोबारा नहीं होना चाहता हूं। लेट अस बिकम वन पार्टी। टिकट चाहिए ले लीजिए, टिकट सिंबल रखना है रख लीजिए, पार्टी का नाम रख लीजिए, प्रेसिडेंट रहना है बन जाइए। मैं हूं बुबागरा, दिल में हूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं प्रेसिडेंट नहीं रहूं, लेकिन जो लोग को चाहिए वो दीजिए। तो मैं CPM और कांग्रेस के वर्कर्स को भी बोलना चाहता हूं, एक ऐसा पार्टी है जो आपको सुरक्षा भी देगा, खुद भागेगा नहीं। यहां में तिपरा मोथा के जो वॉरियर्स लोग हैं, जो लीडर्स लोग हैं, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए पहाड़ में कोई घुस नहीं सकता। अगर आपको देखना है और आपको भी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको भी सुरक्षा चाहिए, तो हमारे संग आइए। उन लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो 2 डंडा खाने के बाद दिल्ली भाग जाते हैं? अगले 5 साल अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो तिपरा मोथा इज द ओनली पार्टी विच कैन प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ त्रिपुरा, और हमने दिखाया है। तो वहां इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। हमारे संग मिलिए, हम सबको टिकट दे रहे हैं, हम सबको एम्पावर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगरतला से MBP संवाददाता सेलेन। आज प्रद्योत माणिक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही गई हैं, क्या ऐलान किए गए हैं, आप हमें जरा विस्तार से बताएं। एक्चुअली देखिए, त्रिपुरा का राजनीति में आज नया एक रंग लाया है त्रिपुरा मोथा ने, क्योंकि त्रिपुरा मोथा का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, त्रिपुरा मोथा का जो चेयरमैन महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य,
प्रेस मीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम में ऐसे ऐसे लीडर त्रिपुरा मोथा के साथ जुड़े हैं आज, जैसे कि 145 फैमिली का लगभग 2000 वोटर त्रिपुरा मोथा में ऑफिशियली ज्वाइन किया है, वो भी त्रिपुरासा नहीं, वो यहाँ का दूसरे जो कम्युनिटी से है। एक तो है जैसे सीपीएम का, सीपीएम सरकार का जो यहाँ का मिनिस्टर थी, मिनिस्टर लेट अनिल सरकार का बेटा अभिजीत सरकार, वो अभी आज त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया है। बीजेपी किसान मोर्चा का यहाँ का जो स्टेट सेक्रेटरी है, जिसका नाम है तपस सिन्हा, वो भी आज त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया है। और नेशनल एनसीपी का एक्स प्रेसिडेंट जो 2008 पिछले लोकसभा में कैंडिडेट थे, वो भी आज त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया है। मजलिसपुर आईएनसी का जो पिछले 2018 में जिससे कैंडिडेट थे आईएनसी का, वो भी आज त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया है। ऐसे ऐसे त्रिपुरा में सीपीएम बीजेपी का जो लीडर आज 145 फैमिली को लेके लगभग 2000 वोटर लेके त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया है। तो त्रिपुरा मोथा का एक नया रंग राजनीति में आज देखा गया है। और दूसरी बात है कि जो बुबागरा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सभी तो इंतजार में थे कि बुबागरा कुछ बोले एलायंस के लिए, गठबंधन के लिए, लेकिन महाराजा और बुबागरा की एक ही बात क्लियर हो चुकी है कि आज महाराजा ने घोषणा कर दिया है कि अगले जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, चुनाव में त्रिपुरा का जो 60 सीट है, 60 सीटों से 40 या 45 सीट में त्रिपुरा मोथा खुद अकेले लड़ेंगे। तो बात यही एक क्लियर होता है कि 2023 चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं जा रहे हैं त्रिपुरा मोथा। और 20 जो सीट है एसटी रिजर्वेशन, वही भी तो त्रिपुरा मोथा का खुद का जो लीडर जो है वो तो कैंडिडेट होंगे। साथ में महाराजा ने ये भी क्लियर बोल दिया है कि जो बाकी का जो सीट है एससी ओबीसी जैसे कि मुस्लिम हो, सब लोगों को लेके अगला 2023 चुनाव में महाराजा आगे बढ़ रहा है। और अब चलते हैं दक्षिण भारत के राज्य केरल। देश में जातिवाद का अभिशाप आज भी समाज में मौजूद है। केरल के अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री के राधाकृष्णन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस अभिशाप के चलते SC/ST समुदाय के लोगों को अभी भी शिक्षा, सत्ता और संपत्ति से दूर रखा जाता है। के राधाकृष्णन ने सोमवार को कोच्चि के प्रियदर्शनी हॉल में मिकाव किरणम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जातिवाद के कारण SC/ST समुदाय के लोगों को जीवन में आगे आने का अवसर नहीं मिल पाता है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि मिकाव किरणम परियोजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आपको बता दें, मिकाव और किरणम जन योजना अभियान के हिस्से के रूप में जिले में शुरू की गई 2 परियोजनाएं हैं। मिकाव का उद्देश्य SC/ST वर्ग से संबंधित युवाओं को बिजली, प्लम्बर, ऑटोमोबाइल, वेल्डिंग और अस्पताल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, जबकि किरणम का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में स्टाइपेंड के साथ क्रैश कोर्स उपलब्ध कराना है। और अब केरल से चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में मैती समुदाय को ST सूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति STDCM इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। सोमवार को समिति की जिरीबाम और कछार इकाइयों ने संयुक्त रूप से जिरीबाम किथेल में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति ने राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार से फरवरी में आगामी विधानसभा में इस मामले पर चर्चा करने की मांग की। समिति ने साफ कहा कि अगर सरकार विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठाएगी तो आंदोलन को और तीव्र कर दिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को भी समिति की ओर से सैकड़ों महिलाओं ने बाजारों में प्रदर्शन किए। समिति की महिला कार्यकर्ताओं ने राज्य की बीजेपी सरकार से 2023 के अंत से पहले मैती समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग की है। समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से अनुसूचित जनजाति सूची में मैती को शामिल करने के लिए
राज्य सरकार की आवश्यक सिफारिश भेजने का आग्रह किया। STDCM की महिला विंग की सदस्य सुमति सौगरकपम ने कहा कि वो इस मांग को लेकर 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकारें ST सूची में मैती को जोड़ने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही हैं। समिति का कहना है कि बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा के समुदाय के अस्तित्व पर खतरा है। समिति ने सरकार के उदासीन रवैये की निंदा भी की। आपको बता दें, मणिपुर में 60 निर्वाचन क्षेत्रों में से 40 सीटों पर मैती समुदाय का दबदबा है। मणिपुर की कुल आबादी में लगभग 53% लोग इस समुदाय के हैं। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, आदिवासी इलाकों में हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेल में लड़के लड़कियां खेल बीच में छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। इस सवाल के जवाब में 10% लोगों के मुताबिक खेल में राजनीति और अवसरों की कमी के चलते खिलाड़ियों को नुकसान होता है। वहीं 22% लोगों ने माना कि गरीबी और सुविधाओं की कमी के चलते आदिवासी खिलाड़ियों को खेल बीच में छोड़ना पड़ता है, जबकि सबसे ज्यादा यानी 67% लोगों ने इन सभी कारणों को जिम्मेदार माना है। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? सुंदरगढ़ ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ये जिला यहाँ पर बने विशाल हॉकी स्टेडियम के लिए भी चर्चा में है। इस जिले की एक और खास बात ये है कि यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। ओडिशा के इस जिले से दिलीप तिर्की, प्रबोध तिर्की, इग्नेश तिर्की जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। आज देश में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जिनमें बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं, लेकिन भारत के आदिवासी इलाकों में न जाने कब से हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी और दूसरे खेलों का आयोजन होता रहा है। इन आयोजनों में मुर्गे या बकरे इनाम के तौर पर देने का रिवाज रहा है। आदिवासी गांवों में बच्चों में इन खेलों के प्रति एक कुदरती झुकाव और काबिलियत नजर आती है, लेकिन अक्सर आदिवासी गांवों में तैयार हुए इन खिलाड़ियों को बड़े खेल आयोजनों में मौका नहीं मिलता है। जब कुछ आदिवासी खिलाड़ी बड़े स्तर पर पहुंच भी जाते हैं तो कई बार भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है कि सुंदरगढ़ में बने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम से आदिवासी गांव के लड़के लड़कियों को प्रेरणा और समर्थन मिलेगा। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदि शौर्य पर्व पराक्रम का कार्यक्रम के बारे में। गणतंत्र दिवस समारोह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आदि शौर्य पर्व पराक्रम का कार्यक्रम 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी हिस्सों से आए अलग अलग आदिवासी समुदायों के लगभग 1200 से ज्यादा कलाकार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। आयोजन के लिए प्रारंभिक अभ्यास सत्र 10 जनवरी को शुरू हो चुका है। जिसमें JLN स्टेडियम में ये कलाकार अपने नृत्यों का रिहर्सल कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक समूह अपनी अनूठी और रंगीन वेशभूषा, हेड ड्रेस, संगीत वाद्य यंत्र तथा लयबद्ध नृत्य बीट्स के साथ भारतीयता के एक अंश को जीवंत कर रहा है। मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य में गौर मारिया, गद्दी नाटी, सिद्धि धमाल, बैगा परधौनी, पुरुलिया, बागुरम्बा, घुसाड़ी, बाल्टी, लंबाड़ी, पाइका, राठवा, बुदीगली, सोंगी मुखवाते, कर्मा, मंघो, काशाद, मस्ती, कुम्मीकली, पलेयार, चेराव और रेखमपाड़ा शामिल है। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप
हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।